चलिए अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये क्लास आज का स्टेट से रिलेटेड बिहार स्टेट 2025 से रिलेटेड ये हमारा आज का आई थिंक 9वां या 10वां क्लास होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करा करके कुछ और क्लासेस रह गए हैं, जिसको इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचा करके इंशाल्लाह जो इसके बाद वाला क्लास आएंगे ना, वो हमारा जनरल पेपर जो 50 नंबर के होते हैं उनसे रिलेटेड आएंगे। तो इससे पहले मैंने हरूफ के बारे में पढ़ रहा था। हरूफ के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया और हरूफ के बारे में ही हम लोग तज़किरा कर रहे थे। तो थोड़ा सा वो लॉन्ग होने की वजह से मैंने उसको दो जगह डिवाइड कर दिया। दो जगह डिवाइड करने का मतलब है कि मैंने उसको दो क्लास में बांट दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग ये बताएं कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो एक बार थंबनेल कर दें, एक बार मुझे यस का कमेंट कर दें कि हाँ सारी चीज़ ठीक है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं क्लास की तरफ रुजू करता हूँ। और सारी चीज़ें डन हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, आपके आप तक आवाज़ भी मेरी जाती होगी। तो मैं कई बार आप लोगों को एक चीज़ बताया हूँ, फिर आज मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम को आप हल्के में ना लिया कीजिए प्लीज़। और इस चीज़ को भी आप हल्के में ना लें। और जो भी आपसे पूछे जाएंगे, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। आप मेहनत से पढ़िए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो मैं बात कर रहा था और मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि हरूफ की अक़साम के बारे में, कि हरूफ मैंने लिखवाया था आप लोगों को हरूफ की अक़साम में कि उसके कई अक़साम होते हैं। और मज़ीद किताबों के अंदर और भी किताबों का मुताला करने के बाद ये बात समझ में आई है कि कई और अक़साम हैं इनके। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो हमारे एग्ज़ाम के मकसद से जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसमें से कुछ अक़साम ऐसे थे जो मैंने पढ़ा दिया था और कुछ ही रह गया था जिसको ऑलरेडी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद इसके बाद वाला सिलेबस जो होगा उसको हम लोग उसके तरफ हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ रुजू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास होगा, जो इससे पहले भी आपको बताया था, फिर मैं बता दूं कि मैं जो ऑलरेडी आपको एक चार्ट बना करके दिया था हरूफ के अक़साम में कि कितने हरूफ के कितने किस्में हैं, उस पे जब मैंने बात की थी और जो मैंने ऑलरेडी चार्ट बना करके आपको दे रखा है, उन चार्ट को याद कर लीजिएगा। नंबर वाइज से यहाँ पे नहीं देखा जा रहा, ये आप घबराएंगे नहीं तो वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, नहीं वही चीज़ है, वही सारी चीज़ें। यहाँ पे नंबर ऑलरेडी जो है ना हमारा सिर्फ नंबर इधर से उधर हो गया है, बाकी वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी चार्ट में आपको लिखा रखा है। अब अगर आप मेहनती होंगे, अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने सुना होगा, आज ही कल का सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इतना तो पता होगा कि ये नीतीश कुमार ने ऑलरेडी कल आकर के इसके बारे में नोटिफिकेशन दे रखा है कि बहुत जल्दी TRE 4 का ये आने वाला है। और उससे पहले स्टेट आपको मालूम ही है कि होने के लिए कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है, प्लस इस पर ऑलरेडी काम भी चल रहा है, तो स्टेट का भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो आपके पास बहुत मुख्तसर टाइम है, बस इतना जान लीजिए कि आपके पास इतना कम टाइम है कि इसी में आपको सब कुछ करना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे तलबा ऐसे होंगे, तलबा व तालबात ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चलता होगा कि अरे स्टेट हमारे लिए क्या है। बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपके लिए सच में कुछ ना है, लेकिन जब आप यहाँ से गिर कर के आएँगे, जब आप असफल हो जाएँगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कोई भी एग्ज़ाम को मैं बारहा बता रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को आप हल्के में ना लें, वरना आपको वो हल्का में ले लेगा, एक बात। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आप इनको एक तरह समझ लीजिए, जो स्टेट है ना, आप अपने लिए समझिए कि आपके लिए आखिरी मौका है। इसके बाद फिर आपके पास कोई मौका-वौका है नहीं, बस ये जान लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए बस इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी अनथक कोशिश कर लीजिए कि बस आप जान लीजिए कि हमारे लिए आखिरी मौका है, इसके बाद हमारे लिए कोई मौके नहीं हैं, हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अब जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में बहुत जल्दी इलेक्शन है।
इलेक्शन से पहले अगर सारी चीज़ें हो जाती है तो आपके लिए कितना अच्छा है। कम दिनों में आप थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने मकाम को हासिल कर लीजिए। सिर्फ आपको ज़िंदगी में जॉब लेना थोड़ी ही है, इसके अलावा भी आपको काम करना है ना मेरे दोस्त, तो उस पे फोकस कीजिएगा। अब ये सोचिएगा कि नहीं इसके बाद फिर आने वाला है, तो देखिए बिहार सरकार का जो ये सिस्टम चल रहा है, अगर इसमें अगर आपने कहते हैं ना कि बहते गंगा में अगर हाथ धो लें, तो आप भी धो लीजिए भाई, आपके पास भी मौका है, धो लीजिए। वरना फिर इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग नाउ। अब चिल्लाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद फिर हमारे पास मलाल के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत करना है, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ आप लोगों को, और वो मटेरियल दे रहा हूँ जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उतना ही ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है। बस आपका काम क्या है कि नोट बना लीजिए, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस कर लीजिए। वो सारी चीज़ें अब ऊपर में मैंने चार्ट बना करके दिया है, उस चार्ट को याद कर लीजिएगा। चार्ट के वो अंदर ही कीवर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपको उसका डेफिनेशन समझ में आ जा रहा। एग्जाम्पल अगर आपके सामने होगा तो एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो बस छोटी सी चीज़ है, आपको कर लेना है। बस आप कर लीजिए, आप ठान लीजिए, करने के लिए डेफिनेटली आपसे सारी चीज़ें हो जाएंगी। आइए, तकरीर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आइए हम लोग बात करते हैं ये पे क्लास पे। तो हमारा जो छूट गया था उसमें से जो मिसिंग था उन्हीं पे हम लोग बात कर लूँ। आई थिंक आप लोग बता देना कि कितने एग्जाम्पल या फिर कितने हरूफ मैंने या हरूफ की कितने किस्में मैंने पढ़ा दिया था। जहाँ तक कि मुझे लगता है तो मैंने 6 कंप्लीट कर लिया था, 6 या 7, आई थिंक 6 ही कंप्लीट किया था। तो आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि हुरूफ तशबीह। अब ये तशबीह ऐसा कीवर्ड है, इसी वर्ड को याद कर लीजिएगा तो आपको इससे एग्जाम में ऑलरेडी काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब ये तशबीही वर्ड ऐसा दिख रहा है जिससे हमको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ मुशाबे देने के लिए, किसी ना किसी से मुशाबहत इख्तियार करने की बात कर रही है। मतलब कुछ ना कुछ की ऐसा वर्ड के अंदर ढूंढ लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए एग्जाम में बैठने में। तो देखिए, हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ होते हैं जो एक चीज को दूसरे चीज से मुशाबे देने के लिए लाई जाती है। एक चीज को दूसरे चीज से मुशाबे देने के लिए लाई जाती है, हरूफ तशबीह उसे कहते हैं। मतलब मुशाबे, तशबीह, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए की वर्ड हैं। आप इसी को याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हरूफ होते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबे देने के लिए लाई जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ऊंट की तरह लंबा होना। अब देखो, मैं बोलूं वह ऊंट की तरह लंबा है, एक एग्जाम्पल लो। जैसे मैं बोलूं कि तुम ऊंट की तरह लंबा हो, जैसे मैं बोलूं ना ये चीज कोयले की तरह काला है। इस तरह अगर मैं बोलूं आप कि जैसे तुम्हारा भाई शेर की तरह बहादुर है, तो देखो इसमें एक चीज को हम लोग दूसरी चीज से क्या कर रहे हैं, मुशाबे, मतलब उसका तशबीह दे रहे हैं। अब याद रखिएगा, अगर हम लोग मुशारुन और मुशारुन इलैह की बात करते तो फिर हम ऑलरेडी और डिटेल में जाते हैं कि इसमें कौन वर्ड मेरा, कौन सा लफ्ज इसमें मुशारुन इलैह है और कौन मुशारुन है। तो वो तो खैर हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जानिएगा कि हम लोग एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दे रहे हैं। मतलब मैं बोलूं तुम्हारा भाई शेर की तरह बहादुर है, तो तुम्हारा भाई का तशबीह हम किससे दे रहे हैं, शेर से दे रहे हैं। तो मतलब हुरूफ तशबीह वो होता है। तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो ऑलरेडी मुशाबा या तशबीह पैदा करने के लिए ला रहा, तो याद रखिएगा, वह ऊंट की तरह लंबा है, की तरह, ये वर्ड हमारे लिए क्या है, यही हमारा की वर्ड है। इसी को हमको याद रखना है, की तरह। वह मेरी तरह, जैसे वो बोलेंगे ना कि वह मेरी तरह पढ़ाई करता है, तो मेरी तरह, मैं और वो, हम एक को दूसरे से कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक को दूसरे से मुशाबे दे दे रहे हैं। तो ये मुशाबे इख्तियार कर लेना, तशबीह दे देना, यही हमारा होता है हुरूफ तशबीह। ऐसे हुरूफ जो एक चीज को दूसरे चीज से मुशाबे कर दे, एक चीज का मुशाबे किसी दूसरे चीज से दिला दे। मेरा भाई बहादुर है लेकिन कैसा है, शेर की तरह। तो शेर से मुशाबे दे रहे हैं हम अपने भाई को। दूसरी एक की तरफ चलते हैं, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल में आप इसको रख लोगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं एज मच एज लॉन्ग एज, या इसी तरह हम लोग बोलते हैं लाइक,
ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? अब लाइक वर्ब की तरह भी यूज होता है। और याद रखिएगा कनेक्टेड वर्ड भी एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग कि ये कनेक्टेड वर्ड भी एक दूसरे के, जैसे मैं बोलूँ शी, अब जैसे मैं बोलूँ ना शी इज लाइक हर मदर, तो शी इज लाइक हर मदर का मतलब क्या हुआ? अपनी माँ की तरह। शी इज लाइक हर मदर, वो अपने माँ की तरह है। अब जैसे मैं बोलूँ ना राम वर्क्स हार्ड एज हिज फादर, राम वैसे मेहनत करता है जैसे कि उसके पापा करते हैं। तो एक को दूसरे से मुशाबे देने के लिए वही हम लोग बोलते हैं हुरूफ तशबीह। आते हैं हुरूफ इस्तिफहाम, बहुत बहुत इजी वर्ड है। इस्तिफहाम ही से आप समझ जाइएगा या समझ गए होंगे, बहुत सारे मदरसे के कैंडिडेट भी होते हैं जो ये सारे वर्ड को आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप समझने के बावजूद भी समझिए। समझ गए हैं तो समझिए। आप लोग सारे लोग समझ, जैसा कि ऑलरेडी कुरान के अंदर आपने सुना होगा 5वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, है ना। आप में से जितने हुफ़ाज़ किराम होंगे वो मेरी बात को समझते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए ईमान वालो ईमान लेकर के आओ। ए ईमान वालो ईमान लेकर के आओ मतलब क्या होता है? जब कोई ईमान लेकर के आ ही गया है तो फिर वो ईमान लाना मतलब नहीं समझ आता है। मतलब ये समझ में आती है अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, जैसा कि आपने ईमान लाया है वैसे काम नहीं चलेंगे, बल्कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये वाली बात होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ये भाई तब जा कर के लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएगी तब जा कर के आप मुकम्मल ईमान वाले होंगे, कामिल ईमान वाले होंगे। तो याद रखिएगा वो साथी जो स्टूडेंट मदरसे से हैं वो बैठते होंगे, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सुने सुनाए उनको लगती होगी, तो आप ये मत समझिएगा कि इसको छोड़ कर के किसी और चीज़ पे फोकस करें, ये हमारे लिए ईज़ी है। ईज़ी नहीं, जिस चीज़ को आप ईज़ी समझते हैं वही चीज़ आपको हल्का में ले लेता है। तो आप इसको ईज़ी ना समझिएगा प्लीज़, बल्कि इस पे 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि जनरल पेपर, सुनिएगा मेरी बात को गौर से, जनरल पेपर अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप पढ़कर जो चीज़ आपका स्ट्रांग है उस पे अगर थोड़ी बहुत और पकड़ बना लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ाई से दूरी अख्तियार कर चुके होंगे, किनारा कशी अख्तियार कर लिए होंगे, उनको फिर से पढ़ने का मौका मिला, वो पढ़ रहे हैं। तो फिर आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको और स्ट्रांग कीजिए। इसलिए कीजिए कि आप यकीन मानिए कि 100 नंबर यहीं से पूछता है और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इसी से ऑलरेडी बन जाता है कि मतलब जनरल पेपर पे थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपका एक तरह से एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाता है। तो याद रखिएगा इसी से आपका पेपर बन भी जाता है। 70-80 नंबर ले आना, आप इसी में कोशिश कीजिए ना कि 70 75 80 तक जाएं, आपका पेपर में बन जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा जनरल पेपर को 10 दिन 15 दिन पहले हम जब पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ करके आप चले जाइएगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। बाकी इसमें मेहनत कर लीजिए, ये कोशिश कीजिए कि 100 में हमको 80 पार करना है, 85 पार करना है, डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ चलता हूँ मैं हुरूफ इस्तिफ़हाम की तरफ। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम उसका इस्तेमाल या मतलब हुरूफ इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल कुछ पूछने के लिए, मतलब किसी से जब हम सवालात वगैरह करते हैं तो इसको पूछने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम वो हुरूफ होते हैं जो किसी चीज़ से कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर आप लोग अंग्रेजी का बात करो, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं हमारे, जिसको आप लोग बोलते हो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हो। यहाँ पे अगर बोलोगे तो उसी को आप हुरूफ इस्तिफ़हाम बोलो, जिसका इस्तेमाल किया ही जाता है सवाल पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो मुझे आंसर देता है, जब हम सवाल करते हैं तो वो मुझे जवाब देता है। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सारे वर्ड, जैसे तुम यहाँ क्यों गए, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, ये सारे जुमले कैसे हैं? तो याद रखिएगा ये सारे जुमले हमारे जुमला इस्तिफ़हामिया है। जुमला इस्तिफ़हामिया का मतलब वो जुमला होता है जो सवाल पूछने के लिए किया जाता है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। और कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे XYZ आप रख दो, क्यों, क्या, कैसे, या फिर इसी तरह आप बोलो कौन सा, या फिर इसी तरह आप बोलो कैसे, क्यों, या फिर आप बोलो कहाँ। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी हुरूफ इस्तिफ़हाम में इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये सारे के सारे हरूफ इस्तिफहाम हैं, जिनको आप WH वर्ड, अगर कुछ बहुत थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो WH वर्ड में जो वर्ड्स आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही 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 वाला हरूफ यहाँ पे हरूफ इस्तिफहाम कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तुम वहाँ क्यों गए, जैसे तुम कैसे हो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चे लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे तुम मेरे घर पर कब आओगे, मैं तुमसे कब मिलने जाऊंगा, स्टेट का एग्जाम कब लिया जाएगा, इस तरह का कोई भी है तो ये सब प्रश्न वाले जुमले हैं, आपको समझ में आता होगा। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा लिखा हुआ हुरूफ नफरी। हुरूफ नफरी ऐसे हुरूफ होते हैं जो नफरत या मलामत के लिए इस्तेमाल किया जाए। मतलब मैं किसी से गुस्सा हो गया, मुझे किसी से नफरत होने लगी, तो मैं जब वहाँ पे वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में जब हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो हुरूफ का हम इस्तेमाल करते हैं, वो हुरूफ नफरी होते हैं। क्या होते हैं? वो हुरूफ नफरी। तो हुरूफ नफरी ऐसे हुरूफ होते हैं जो नफरत या मलामत के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, लानत बोलते हैं ना, जैसे तुम पर जैसे उस पर अल्लाह की लानत बरसे, या बोलते हैं ना तुम पर लानत हो। इस तरह जब हम बोलते हैं तो ये कब बोलते हैं, कैसी सिचुएशन बोलते हैं? क्रोध का मूड होता है हमारा, हम एंगर मूड में होते हैं, गुस्सा होते हैं अंदर से, तो ऐसी चीजें बोलते हैं। फटकार, उसके ऊपर फटकार है, इस तरह का सेंटेंसेस बोलते हैं। जब कोई गलत चीज देख लेते हैं, या कोई चीज जिससे हम हमारे दिल के अंदर हिटनेस बढ़ जाती है, वैसी जगह पर नफरतें हमारे अंदर आ जाती है, तो वैसी जगह पे जैसे हम लोग बोलते हैं छी छी, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हुरूफ हमारे क्या हो गए? हुरूफ नफरी। अब देखो, नफरी नफरत से ऐड करके मिला दो, नहीं भूलोगे। नफरत नफरी, नफरत नफरी। अब ऐसा कोई भी वर्ड आ जाएगा और आपसे वो आपसे पूछ ले कि ये किस तरह के हुरूफ हैं, तो आपको समझ में आ जाओगा कि जिससे हेटनेस आती हो, जिससे मुझे क्या हो, तकलीफ हो, गमअंदो हो, जिससे परेशानी हो, या जिससे मतलब हम क्या करते हैं, मतलब किसी से हम नफरत करते हैं, वैसे कोई भी हुरूफ आ जाए, आप हुरूफ नफरी की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ गई? चले, हुरूफ बयान। हुरूफ बयान वो हुरूफ होते हैं जो किसी चीज की वजाहत के लिए, जो किसी चीज की वजाहत के लिए लाई जाती हो, जो किसी चीज की वजाहत के लिए लाई जाती हो। हुरूफ बयान वो हुरूफ होते हैं जो किसी चीज की वजाहत के लिए लाई जाए। किसी चीज मतलब किसी चीज का किसी चीज को हम तौज़ीह कर दें, किसी चीज की हम वजाहत कर रहे हैं। जब हम वजाहत करते हैं जिस हुरूफ के एवज, या जिस हुरूफ को लेकर के हम अगली चीज की वजाहत करते हैं, वही होता है हमारा हुरूफ बयान। एग्जाम्पल लीजिए तो समझ में आएगा। अब जैसे मैं बोलूँगा आपसे, वालिदैन ने बच्चों से कहा कि गलत ना बोलो। वालिदैन ने बच्चों से कहा कि गलत ना बोलो। अब देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे लिए वर्ड है इम्पोर्टेंट, ये वर्ड है हमारा की, इसको हमको याद रखना है। वालिदैन ने बच्चों से कहा कि गलत ना बोलो, गलत ना कहो। शिक्षक ने, टीचर ने, या उस्ताद ने तलबा को बुलाया कि वो उसे सबक सुनाए। तो देखिए, वजाहत करने वाले जो वर्ड है, जो तौजीह जो तौजीह कर रहा सेंटेंस का हमारा, जो वजाहत कर रहा अगला सेंटेंस को, वो हमारा के है। और यही वाला के जो है, इसको हम लोग बोलते हैं के बयानिया। याद रखिएगा, जो दो सेंटेंस के बीच में किसी चीज की वजाहत करने के लिए लाया जाए, तो वहां पे हम लोग ये वाला की नहीं लिखते हैं। जैसे माँ ने बच्चों से बोला कि, सुनने में तो लगता है ऐसा कि की बोला जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा वो की नहीं बल्कि की बयानिया है। की बयानिया है। हम लोग काके की को भी पढ़े हैं, काके की, रारे री, नाने नी, ये सारे वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं। वहां पे हम लोग पढ़े थे कि वो क्या था, हुरूफ अत्फ था। क्या था? हुरूफ इल्लत था। क्या था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा वो क्या था। जैसे का, के, की, वहां पे जो हमने की पढ़ा था वो कौन सा की था। और यहाँ पे याद रखिएगा, सुनने में लगता है जैसे तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ कि वहां बारिश नहीं हो रही है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समझने के लिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी।
तो हरूफ बयान वो हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की वजाहत के लिए लाई जाए। वालिदैन ने बच्चों से कहा कि वालिदैन ने बच्चों से कहा कि डॉक्टर ने मरीज से कहा कि तुम समय पर दवा लिया करो, तुम समय पर दवा लिया करो। तो देखो की के बाद वाली जो सेंटेंस है ना, ये हमारी इसी चीज़ की डॉक्टर वजाहत कर रहा है कि तुमको समय पर दवा लेना चाहिए, तुम्हें समय पर दवा ले लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा हुरूफ बयान। अब आते हैं हुरूफ इल्लत। इल्लत का मतलब ही होता है, आप डेफिनेशन देखो तो समझ में आएगा, जो किसी वजह या सबब, इल्लत जो किसी वजह या सबब को जाहिर करता हो, जो किसी इल्लत को बयान करता हो, वजह किसी चीज़ की सबब को, किसी चीज़ के कारण को या किसी वजूहात को जाहिर करता हो, वही होता है हमारा क्या, हरूफ इल्लत। तो हरूफ इल्लत जो किसी वजह या सबब को जाहिर करता हो, जैसे क्योंकि, चूंकि, जो कि, ताकि, वजह भी बयान कर दे या सबब बयान कर दे किसी चीज़ का, तो वैसे हरूफ को हम लोग हरूफ इल्लत कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रोज़गार लेना है। तो देखो क्योंकि मुझे रोज़गार लेना है, ये इल्लत बयान कर रहा है। इल्लत क्या बयान कर रहा, अगला सेंटेंस का ये इल्लत को बयान कर रहा, बता रहा है कि मेरा जो पढ़ाई हो रहा, वो पढ़ाई हो रहा उसके आगे का कंडीशन है हमारा कि मुझे इसका उद्देश्य है, मुझे पर्पस है इसका कि मुझे एक जॉब लेनी है या मुझे नौकरी लेना है या फिर मुझे रोज़गार की ज़रूरत है, मुझे रोज़गार लेना है। तो वो इल्लत मतलब वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर कर दे। क्योंकि मैं जैसे और कोई एग्ज़ाम्पल ले लो, वजह, सबब, जैसे ताकि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ ताकि बच्चों को पढ़ा सकूँ। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ ताकि बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो देखिए रीज़न बना आगे का, जाने का मेरा कारण क्या बनना, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। तो ये सारे के सारे वर्ड कीवर्ड से याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे वर्ड हरूफ इल्लत से इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, हरूफ बयान से ये सारे वर्ड्स को ले लीजिएगा, हरूफ नफरी में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको ले लीजिएगा। अब तक का पेपर देखने में यही आया है, जो हम लोग पेपर देख करके एनालाइज करते हैं, उस पेपर को देखने के बाद यही समझ में आई है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाता है, इन्हीं में से घुमा फिरा करके पैटर्न थोड़ा बदल करके क्वेश्चन यहीं से पूछी जाती है आप लोगों से। तो बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यही चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इसी चीज़ को ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके लिए यही चीज़ कारगर हो जाएंगे, कारगर साबित होंगी। आई थिंक 11 हुआ ना, एक और ले लेते हैं हम लोग, 12, 12 हो जाएगा। वहां पे भी लगता है आई थिंक मैंने 12 ही बताया था, तो हुरूफ एक एक रह गया था शायद, और अगर नहीं रहा तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके प्लीज। हुरूफ है तासुफ। अब बताओ तो कोई बच्चा जिसको उर्दू से कोई मतलब नहीं था, वो बच्चा जिसको उर्दू से कोई मतलब ना हो, वो भी ये बता देगा कि तासुफ ही वर्ड लग रहा कुछ ऐसा जो अफसोस से कनेक्टेड है, जो अफसोस से मिला जुला नजर आ रहा, मुझे तासुफ से ही समझ में आ रहा कि कोई ऐसा वर्ड होगा, कोई ऐसा हर्फ होंगे जो हमारा अफसोस से रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा हुरूफ देख करके, मतलब यहाँ तासुफ वर्ड देख करके। ऐसे हुरूफ को कहते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे हुरूफ को कहते हैं ऐसे हुरूफ को कहते हैं जो गमो अंदो, अफसोस के मौके पर बोली जाए।
बोली जाए। हरूफ तासुफ उसे कहते हैं जो किसी गमो अंदो अफसोस के मौके पर या कोई ऐसा मतलब हालात आ गए हैं, कोई ऐसे हालात पेश आ गए हैं जहाँ पे मुझे अफसोस का अ, अफसोस मतलब अफसोस मुझे करना पड़ रहा, जहाँ पर मुझे गम लाहिक हो, वहाँ पे इस तरह के अल्फाज, इस तरह के हरूफ हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ जिससे हमारा अफसोस ज़ाहिर होता है। जैसे अब किसी की मौत हो जाती है, किसी के साथ कोई परेशानी आ जाती है, किसी को कोई दुश्वारी होने लगती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, ऐसे अल्फाज लेकर के आते हैं जो उसी से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाकर के हम ईद के बारे में बात करने लगे, वहाँ पे जाकर के हम खुशियों के बारे में बात करने लगे, वहाँ पे जाकर के हम शादियात की खुशियों के बारे में हम तज़किरा करने लगे, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, हर एक का सिचुएशन अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके का होता है। खुशियों के मौके पर खुशियों की बात चलती है, गम के मौके पर गम वाली बात करते हैं। इस तरह के जैसे कोई भी वर्ड हम लोग जब बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे हाय, हाय का वर्ड बोलते हैं। अब ये वर्ड ऐसे हैं जो हम कब बोलते हैं, हाय वो बर्बाद हो गया, इस तरह का बोलते हैं, हाय मुझे कामयाबी नहीं मिली, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसे कब बोलते हैं, जब हमें किसी चीज़ की अफ़सोस लाहिक हो जाती है, जब हम हमें किसी चीज़ का, अब जैसे हम लोग बोलते हैं अ, वाह हसरता, वाह हसरता, इस तरह का सेंटेंसेस, इस तरह के हरूफ लेकर के आते हैं। या फिर हम लोग बोलते हैं ना किसी तरह के वालिदैन के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर अल्लाह ने भी यूज़ किया, इस्तेमाल इस्तेमाल किया। क्या बोला? अल्लाह ने भी फरमाया वहाँ पे, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। देखिए, यहाँ पे भी अल्लाह ने एक वर्ड यूज़ किया उफ़, मतलब उफ़ कहाँ पे बोली जाती है? जैसे किसी के ज़बान से आपने ये वर्ड सुनता, उफ़ का वर्ड बोलता उफ़, तो देखो जब वो कभी किसी परेशानी में होता है, जब उसे किसी तरह का कोई दुश्वारी होती है, जब वो किसी तरह का कोई समस्या में होता है, तब ना वो बोलता है, जैसे हाय अल्लाह मुझे कितना दर्द हो रहा। तो कब बोलते हो? जब दर्द होता है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप बहुत खुश होते हो तो वहाँ पे बोलते हो हाय अल्लाह ऐसा हो गया। जब किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो वहाँ पे वो यूज़ करता है उफ़, मैंने ये क्या कर दिया, उफ़, उसने उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, इस तरह के अल्फाज जब लेकर के आते हैं, तो ये अफ़सोस को ज़ाहिर करता है, अफ़सोस को उजागर करता है। तो याद रखिएगा, हुरूफ़ तअस्सुफ़ उस हुरूफ़ को कहते हैं, ऐसे हुरूफ़ को कहते हैं जो गम व अंदोह के मौके पर या अफ़सोस के मौके पर बोली जाए। जैसे हाय है वर्ड लिखा हुआ आपके सामने में, या फिर इसी तरह आपके सामने में और भी कोई वर्ड, मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया आपको वो हसरता का, या फिर मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप उफ़ वाला रख सकते हो। उफ़ वाली एग्ज़ाम्पल से आप कभी भी कोई भी गम, कोई भी परेशानी लायक होती है, ये वर्ड हमारा सडन निकल जाता है, ये अचानक से निकल जाते हैं, मैं सोच के नहीं रखता हूँ अंदर में। अंदर में, मेरे अंदर में किसी तरह की कोई बात चलती नहीं कि ऐसा वर्ड मुझे बोलना है, लेकिन सडन अचानक से ये वर्ड निकल जाते हैं, शब्द निकल जाते हैं। जब मुझे कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई परेशानी होती है मुझे, तो मेरी ज़बान से कुछ अल्फ़ाज़ निकलते हैं, वो ऐसा निकलते हैं ना, जो ऑलरेडी मैंने सोच नहीं रखा था, यहाँ पे प्री प्लानिंग नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, या फिर मतलब किसी तरह से मुझे रास्ते चलते किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती है, गिर जाते हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से। तो ऐसा नहीं कि मैं प्री प्लान्ड था कि जब मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा बोलूँगा, नहीं, वो सडन ऑलरेडी ज़बान से निकल जाती है, अचानक से वर्ड निकल जाते हैं। और वो निकलते हैं कब? खुशियों में भी कुछ अल्फ़ाज़ हमारे निकल जाते हैं। जब खुशी में निकलते हैं, तो वहाँ पे खुशियों की सिचुएशन होती है। जब हमारे पास कोई गम की हालत में, कोई परेशानी की हालत में अल्फ़ाज़ निकलते हैं, तो याद रखिएगा वो तो हुरूफ़ तअस्सुफ़ में आते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, एग्ज़ाम्पल में आप रख लीजिएगा, 2-4 एग्ज़ाम्पल और भी अपने तरफ से लिख लीजिएगा। कोशिश कीजिए, जस्ट डू योरसेल्फ व्हाटएवर आई हैव टू टीच, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है या जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टीच यू दैट आपको डेफिनिटली विल हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। सारी चीज़ों को आपको आसानी से याद कर लेना है, बार-बार रिपीट करना है। देखो रिपिटेशन करने से, बार-बार किसी भी काम को करने से डेफिनिटली वो आपके लिए आसान हो जाता है। और कोई भी बच्चा जो उर्दू से जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जुड़े रहें, लेकिन कोई ऐसा बच्चा
जो ऑलरेडी पहली बार आ रहे हैं तैयारी करने, उनको एग्ज़ाम में बैठना है, तो डेफ़िनेटली याद रखिएगा आपके लिए भी कोई टफ़ नहीं है, बस पढ़ाई करते रहिए और बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में मत रहिएगा, माइंड में बैठाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और माइंड में बैठाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको बस पढ़ते रहिए और पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको लिखते रहिए। लिखने से आपका माइंड में भी बैठेगा और अगर आपकी राइटिंग सही ना भी होगा तो फिर याद रखिएगा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो दोनों आपको काम करना है। ठीक है? आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। पूरा ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया हुरूफ से मुताल्लिक जो थे हमारे। मैं जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर इशारतन ये कह देना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ छोटी-सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आवश्यकता है मुझे। आप थोड़ी-सी सपोर्ट मुझे दे दें, इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में ये चैनल आपके लिए बहुत अ, कारगर साबित होगा। इंशाल्लाह हर एक तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 दिन से मेरा लाइव क्लास 9:30 में 9:30 इवनिंग में नाइट में मेरा क्लास चल रहा है यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का। सिलेबस ऑलरेडी मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। आप में से कोई भी बच्चा ख्वाहिशमंद है या जो बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और कोई बच्चा ऐसा है जो चाहते तो हैं ज़रूर लेकिन उनको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो याद रखिएगा मैं सिलेबस ऑलरेडी डाल दिया हूँ बना करके। उसमें मैंने मुकम्मल तरीके से वज़ाहत किया है, अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया है। आप एक बार जा कर के सिलेबस देख लें और सिलेबस देख कर के अगर आपको लगता है कि हम इसके काबिल हैं, हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको मोस्ट वेलकम। आइए इस चैनल पे आपको लाइव क्लास दी जाती है 9:30 पीएम में। आप क्लास लेना ना भूलें, आप लाइव क्लास में पढ़ें ताकि वहाँ आपको कमेंट करने में भी सहूलत मिलती है। आपको वहाँ पे डायरेक्टली बात करने का भी मौका मिलता है और इंशाल्लाह आपकी छोटी-सी सपोर्ट इंशाल्लाह आगे हम बहुत बहुत से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी क्लासेस लेकर के आना चाहता हूँ। बस छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ से ज़्यादा ऑलरेडी लाइक कीजिए और अपने साथियों को बोलिए, साथियों को इन्फॉर्म कीजिए और जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़वाइए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।